लगभग सभी व्यावसायिक इमारतें या औद्योगिक ढांचे अपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टमों के लिए ऑटोमेशन पर निर्भर करते हैं। यह चलन केवल बढ़ने वाला ही है, क्योंकि पहले से बड़े, अधिक स्मार्ट, अधिक जटिल सिस्टम और इमारत बनने का कार्य लगातार जारी है। तो इस कार्य में प्रयोग होने वाले सिस्टमों को हम नियंत्रित कैसे करते हैं और इसमें किन उपकरणों का प्रयोग होता है, यह सब हम इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसके प्रायोजक हैं टेलीकंट्रोल्स। टेलीकंट्रोल्स वर्ष 1963 से ऑटोमेशन उद्योग में अग्रणी विनिर्माताओं में से एक रहे हैं। उनकी तकनीक बाजार में उपलब्ध हर पीएलसी, एचएमआई और कंट्रोलर के अनुकूल है। छोटे ऑटोमेशन टास्क्स पर सीधे काम करके यह पीएलसी प्रोग्रामिंग में लगने वाले समय और कीमती स्टोरेज की बचत करता है। टेली के उत्पाद हमारी पीएलसी एप्लीकेशन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे करते हैं, यह जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उनसे ईमेल के माध्यम से sales@telecontrols.com पर या लिंक्डइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। पीएलसी का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। इनके कई प्रकार हैं, लेकिन आमतौर पर वे कुछ इस तरह दिखते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मूल रूप से एक छोटा कंप्यूटर है जो इनपुट और नियमों के सेट के अनुसार प्री प्रोग्राम आउटपुट दे सकता है। इनका प्रयोग व्यावसायिक और औद्योगिक एप्लीकेशन में सिस्टम को न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इनपुट के स्टेटस के आधार पर ऑपरेशन साधारण ऑन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, या गणना, क्रम और लॉजिक के आधार पर अधिक परिष्कृत प्रतिक्रिया भी हो सकती है। पीएलसी से पहले बैंक रिले के जरिए कंट्रोल किया जाता था। हर रिले फिजिकल वायरिंग के अनुसार निश्चित इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता था। लॉजिक कंट्रोलर बनाने के लिए रिले दूसरे रिलेज को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए एक साधारण एंड गेट में जब केवल 2 इनपुट में ऊर्जा जाती है, इस वाले और इस वाले में, तभी रिले आउटपुट में ऊर्जा जाती है। ये इनपुट सेंसर हो सकते हैं या दूसरे रिले से मिले हुए आउटपुट भी हो सकते हैं। ऑपरेशन को बदलने के लिए फिजिकल वायरिंग को बदलना पड़ा, इसलिए यदि अलग प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है तो फिजिकल कनेक्शन को बदलना होगा। ये पुराने रिले बैंक आकार में बड़े और बहुत जटिल थे। यह एलिवेटर रिले बैंक का एक उदाहरण है, और यह एक पुराने इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का रिले है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्हें बदलना आसान नहीं है और फॉल्ट ढूंढना बहुत मुश्किल भरा और समय लेने वाला काम रहा होगा। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप के आविष्कार से बैंक रिले का कमांड लॉजिक वाले हिस्से की जगह सॉफ्टवेयर लॉजिक का प्रयोग होने लगा, और शीघ्र ही पीएलसी इसकी जगह पर आ गया। पीएलसी अपनी एप्लीकेशन के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन वे सभी इनपुट को मॉनिटर करते हैं, स्टोर किए गए नियमों के सेट के आधार पर निर्णय लेते हैं और फिर उनसे किसी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने की आउटपुट कमांड देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि रिले का प्रयोग पीएलसी के साथ संयोजन में किया जाता है। रिले सीधे ऑटोमेशन टास्क पर काम कर सकते हैं और पीएलसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह पीएलसी प्रोग्रामिंग की मात्रा कम करता है और स्टोरेज स्पेस खाली करता है। पीएलसी का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। उदाहरण के लिए, जब आप एयरपोर्ट पर अपना बैग चेक इन करते हैं, बैग को एक बारकोड दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। पीएलसी बारकोड को स्कैन करता है और नियमों के सेट के आधार पर निर्णय लेता है कि बैग घरेलू रूट पर भेजा जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय। अगला पीएलसी बारकोड को स्कैन करके निर्णय लेगा कि बैग किस शहर को जाएगा। इसके बाद पीएलसी निर्णय लेगा कि बैग किस गेट की तरफ जाएगा, और इसी तरह सभी पीएलसी योजना के हिसाब से काम करेंगे तो बैग सही गेट पर पहुंच जाएगा। पहला, हमारे पास इनपुट मॉड्यूल या फील्ड सेंसर होते हैं। यह पीएलसी और बाहरी दुनिया के बीच के फिजिकल कनेक्शन है। ये हो सकते हैं डिजिटल इनपुट, जैसे साधारण ऑन ऑफ स्विच, बायोमेटालिक टेम्परेचर स्ट्रिप, प्रेजेंस और मोशन सेंसर्स, या फिर बस एक फ्लोट स्विच। ये डिजिटल स्विच केवल यह जानकारी देते हैं कि कोई चीज ऑन है या ऑफ, बीच की कोई जानकारी नहीं देते हैं। उसके लिए हमें एक एनालॉग इनपुट की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए 0% से 100% रेंज वाला एक साधारण कंट्रोल नॉब। यह वोल्टेज ट्रांसफार्मर के जरिए 0% पर 0 वोल्ट और 100% पर 10 वोल्ट देगा। पीएलसी बहुत सटीक आउटपुट नियंत्रण के लिए आवश्यक संवेदनशीलता से मेल खाने के लिए इनपुट को स्केल कर सकता है। रजिस्टर और ओम के नियम का प्रयोग करके यह वोल्टेज को करंट में परिवर्तित कर सकता है।
करंट की मात्रा, जिसे आमतौर पर मिली एम्प्स में मापा जाता है, पीएलसी को बताती है कि क्या कोई चीज ऑन या ऑफ के बीच में चल रही है। ये इनपुट हो सकते हैं थर्मोकपल या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में। यह प्रेशर सेंसर भी हो सकता है, या शायद एक स्ट्रेन गेज। ये वोल्टेज या करंट एक समकक्ष डिजिटल संख्या में बदल दिए जाते हैं, जिससे सीपीयू उन्हें पहचान सके। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इनपुट मॉड्यूल 4 बेसिक टास्क करते हैं। जब सिग्नल प्राप्त होता है तो वे उसे सेंस करते हैं। वे सिग्नल वोल्टेज को सीपीयू के लिए सही सिग्नल में बदलते हैं। वे पीएलसी को इनपुट वोल्टेज या करंट सिग्नल के उतार चढ़ाव से पृथक करते हैं। वे सीपीयू को सही किए गए सिग्नल भेजते हैं। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशन का मस्तिष्क है। इसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनपुट सिग्नल पर नियम लागू करके निर्णय लेते हैं कि आउटपुट क्या होगा। आमतौर पर सीपीयू में होता है माइक्रोप्रोसेसर, जो इनपुट वैल्यू और प्रोग्राम के लॉजिक के आधार पर काम करता है। मेमोरी चिप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यह आउटपुट का इतिहास, कोई फॉल्ट या अलार्म इत्यादि भी स्टोर करती है। फिर इसमें कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट भी हैं। ये मॉडबस और लैन कनेक्शन जैसी चीजें हो सकती है, जिससे हम दूर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं या डिवाइस की निगरानी कर सकते हैं। इसके बाद आउटपुट मॉड्यूल्स या फील्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये इस डिवाइस को सिग्नल दे रही है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए साधारण इंडिकेटर लाइट, सोलेनॉइड वॉल्व, मोटर स्टार्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इत्यादि। इसके कुछ और हिस्से भी हैं। पावर फेल होने की स्थिति में पीएलसी को चलाते रहने के लिए बैटरी, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूजर इंटरफेस की एक छोटी स्क्रीन हो सकती है। डिवाइस को सही समय पर चलाने के लिए टाइम क्लॉक और कैलेंडर की जरूरत भी होगी। सीपीयू के साथ साथ इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल द्वारा प्रयोग होने वाली लो वोल्टेज प्रदान करने के लिए पावर की जरूरत भी पड़ेगी। वैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मोटर स्टार्टर और सोलेनॉइड वॉल्व के बारे में हमने विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बताया था। उन्हें जरूर देखें, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएलसी का बेसिक काम नियमों के सेट का पालन कर एक प्री प्रोग्राम्ड आउटपुट देना है, जो इनपुट सिग्नल पर निर्भर करता है। पीएलसी अपने बेसिक ऑपरेशन में इन चरणों को पूरा करता है। पहले इनपुट स्कैन होता है, जो इनपुट की स्थिति का पता लगाता है। फिर प्रोग्राम स्कैन होता है ताकि देखा जा सके कि क्या किया जाना है। फिर यह नियम में बताए गए कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक को पूरा करता है। फिर प्रोग्राम आवश्यकताओं के आधार पर आउटपुट डिवाइस चलाने के लिए इसे आउटपुट को अपडेट करना होता है। अंततः हाउसकीपिंग, कम्युनिकेशन, अपडेट और रिपोर्टिंग का काम करता है। सभी चरणों को पूरा करने में लगने वाला समय स्कैन टाइम, संवेदनशीलता, तन्यकता और सिस्टम प्रोसेसिंग टाइम पर निर्भर करता है। एनालॉग इनपुट साधारण डिजिटल ऑन या ऑफ इनपुट की तुलना में अधिक समय लेता है। उदाहरण के लिए एक पानी की टंकी का स्कैन टाइम अधिक तेज यानी 2 मिलीसेकंड का हो सकता है और इससे टंकी जरूरत से ज्यादा नहीं भरेगी। लेकिन कमरे का टेम्परेचर कंट्रोलर अपेक्षाकृत धीमा, शायद 100 मिलीसेकंड का होगा। आइए सरल प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक बायमेटालिक स्ट्रिप टेम्परेचर सेंसर, एक पीएलसी और एक बॉयलर है। बायमेटालिक स्ट्रिप जब गर्म या ठंडी होती है तो वह मुड़ जाती है। इसलिए हम इसका प्रयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि कमरे का तापमान आवश्यकता अनुसार है या नहीं, और इससे बॉयलर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कमरे का तापमान सही स्तर पर होता है, सर्किट पूरा होता है और पीएलसी को एक सिग्नल मिलता है, तो बॉयलर बंद हो जाता है। जब कमरे का तापमान कम होने लगता है, सर्किट अब पूरा नहीं रह जाता और पीएलसी को इनपुट में इस बदलाव का पता चल जाता है। यह एक आउटपुट सिग्नल भेजकर प्रतिक्रिया करता है कि बॉयलर को चालू करना है। यह बहुत सरल है और हम ऐसा करने के लिए एक सिंपल रिले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पीएलसी बेहतर होता है क्योंकि इसमें समय का फंक्शन होता है। इसलिए यह बॉयलर चालू करने से पहले समय चेक कर सकता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि कोई इमारत रात में और सप्ताह के अंत में बंद रहती हो, इसलिए हमें उस समय बॉयलर चालू करने की जरूरत नहीं होगी। पीएलसी को जब यह संकेत मिलता है कि कमरा बहुत ठंडा है, तो यह बॉयलर को चालू करने से पहले समय और तिथि जांच लेता है और फिर इस आधार पर यह निर्णय लेता है कि बॉयलर को चलाना है या फिर बंद ही छोड़ देना है। हम इसमें अतिरिक्त फंक्शन और इनपुट जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनपुट पर मोशन सेंसर जोड़ सकते हैं। थर्मोस्टेट पीएलसी को बताता है कि कमरा बहुत ठंडा है।
पीएलसी बॉयलर चालू करने का निर्देश देने से पहले समय चेक करेगा और अब यह भी पता लगा सकेगा कि क्या कमरे में कोई मौजूद है। उदाहरण के लिए ऐसा कोई सार्वजनिक अवकाश भी हो सकता है जो कैलेंडर में न दिया हो। अगर इमारत खाली है तो बॉयलर को चालू करने की जरूरत नहीं है। इस अगले अधिक उन्नत उदाहरण में हमारे पास एक थर्मिस्टर, एक पीएलसी और एक एक्चुएटर वॉल्व है। बायमेटेलिक स्ट्रिप के केवल ऑन ऑफ इनपुट की बजाय थर्मिस्टर टेम्परेचर स्केल प्रदान कर सकता है। एक्चुएटर वॉल्व 0 से 100% के बीच कहीं भी खुलकर कंट्रोल कर सकता है कि कमरे को गर्म करने के लिए कितने गर्म पानी की जरूरत है। इसके लिए हम पीआईडी कंट्रोल लूप का प्रयोग करेंगे। इसका पूरा नाम प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल है। हम पीआईडी के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से यह वॉल्व की स्थिति को कंट्रोल करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कमरे के वांछित तापमान और कमरे के वास्तविक तापमान के बीच के अंतर के अनुसार वॉल्व उपयुक्त स्थिति में खुले। उदाहरण के लिए अगर कमरे का तापमान बस थोड़ा सा ही कम होता है तो हम यह नहीं चाहेंगे कि हीटिंग वॉल्व उसी समय 100% पर खुल जाए, क्योंकि ऐसा होने पर कमरा बहुत जल्दी बहुत गर्म हो जाएगा। इस बिंदु पर यह तुरंत बंद हो जाएगा और फिर से इसी क्रम को दोहराएगा। बल्कि हम चाहते हैं कि वॉल्व धीरे धीरे जरूरत के मुताबिक अनुपात में खुले। इस तरह अगर तापमान में अंतर बहुत कम है तो थोड़ी मात्रा में धीरे से खुले। अगर तापमान में अंतर काफी ज्यादा है तो वॉल्व अधिक तेजी से और ज्यादा मात्रा में खुले। अब जब कमरे का तापमान वांछित स्तर पर पहुंचने लगे तो वॉल्व धीरे धीरे कम होते हुए वांछित तापमान बनाए रखने के लिए परफेक्ट स्थिति में जाकर रुक जाए। आइए अधिक जटिल उदाहरण देखते हैं। कई व्यावसायिक इमारतों में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में ऑप्टिमाइजर नामक कंट्रोल स्ट्रेटजी का प्रयोग होता है। समय के साथ यह सीख जाता है कि इमारत कितनी देर में गर्म और ठंडी होती है। फिर यह इमारत में किसी के आने से पहले इष्टतम समय में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को चालू करता है। उदाहरण के लिए अगर स्टाफ सुबह 9 बजे आकर काम शुरू करने वाला है तो हीटिंग सिस्टम को पता है कि उसे सुबह 7 बजे चालू होना होगा ताकि सभी कमरे सही समय पर सही तापमान पर सेट हो जाएं। आइए मान लेते हैं कि इस सिस्टम में एक पीएलसी है जिसमें ऑप्टिमाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। यह हीटिंग सिस्टम के लिए एक एक्चुएटर वॉल्व को नियंत्रित करता है। इस सिस्टम में 2 पंप भी हैं जो ड्यूटी और स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन पर सेट हैं ताकि एक बार केवल एक ही पंप चालू हो। कौन सा पंप पहले सबसे कम घंटे चला है यह देखते हुए पीएलसी निर्णय लेगा कि कौन सा पंप चालू करना है। जब पंप चालू करने के निर्देश दिए जाएं तो पंप चालू हो जाए इसका पता लगाने के लिए पीएलसी एक फ्लो सेंसर का प्रयोग करेगा। अगर पंप चालू नहीं होता है तो पीएलसी को चेतावनी मिल जाती है और वह बिजली की आपूर्ति बंद कर देता है। फिर यह दूसरे पंप को चालू होने के संकेत देता है। लेकिन हीटिंग सिस्टम और पंप को चालू करने से पहले पीएलसी घड़ी को चेक करेगा कि हीटिंग को आज चालू करना चाहिए या नहीं, और अगर चालू करना है तो इमारत में लोग कितने बजे तक आएंगे। घड़ी हां करती है, आने का समय 9 बजे है। फिर पीएलसी कमरे के वर्तमान तापमान की जांच करता है तथा इस तापमान और वांछित तापमान के बीच के अंतर की गणना करता है। फिर यह बाहर के वातावरण में तापमान का पता लगाता है ताकि यह गणना की जा सके कि इमारत को गर्म करने में कितना समय लगेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे दिन में गर्माहट जल्दी कम होती जाती है, इसलिए अधिक समय लगता है। इससे पीएलसी गणना करता है कि इसे किस समय हीटिंग सिस्टम चालू करना है ताकि सुबह 9 बजे इमारत का तापमान वांछित स्तर पर सेट हो जाए। वैसे हम ड्यूटी और स्टैंड बाय पंप तथा रिले के बारे में बता चुके हैं। उस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीएलसी के कई लाभ हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य लाभ कुछ इस प्रकार हैं। कंट्रोल सॉफ्टवेयर को स्थानीय रूप से स्टोर किया जाता है, तो इमारत के ऊर्जा प्रबंधन सिस्टम के फेल होने की स्थिति में पीएलसी चलता रहेगा। पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के बीच कनेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, बहुत से फिजिकल तारों द्वारा नहीं। पीएलसी इंस्टॉलेशन मशीनें रिले बैंक से छोटे होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर रिले का प्रयोग कर सकते हैं। पीएलसी को फिर से प्रोग्राम करना अधिक आसान होता है। फॉल्ट आसानी और तेजी से ढूंढी जा सकती है। समय बचाने के लिए आप एक प्रोग्राम को कई पीएलसी यूनिट में लोड कर सकते हैं। अधिक कार्डों की सहायता से आप इनपुट और आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक सीखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो देखें। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।
फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और engineeringmindset.com पर हमें फॉलो करना न भूलें।